डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लूइड डायनामिक्स। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे नेचर ऑफ फ्लो। सबसे पहला स्ट्रीमलाइन और स्टडी फ्लो। ये मान लीजिए एक फ्लूइड फ्लो होके जा रहा है, तो फ्लूइड फ्लो के किसी पॉइंट पर हर एक मॉलिक्यूल, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल सेम वेलोसिटी से पास होता है। मींस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कहीं पर फ्लूइड टर्न ले रहा है, तो आप इस कर्व पाथ के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो इस पॉइंट से गुजरने वाले हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इसी टेंजेंट के अलोंग होगी। इस तरह का जो फ्लो होता है इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, क्योंकि यहां मॉलिक्यूल्स के पाथ लाइंस बनती हैं और इन लाइंस को कहते हैं हम स्ट्रीमलाइंस। These streamlines never intersect each other, ये एक दूसरे को कैंसल नहीं करती। अगर किसी प्लेस पर स्ट्रीमलाइंस नजदीक आ गई हैं, ये इस बात का इंडिकेशन है कि वहां पर स्पीड ऑफ फ्लो बढ़ चुका है, जो कि मैंने दिखा रखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ V2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ V1। नेक्स्ट लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो के अंदर हम टू डिफरेंट पॉइंट को कंपेयर करते हैं ड्यूरिंग फ्लो, यानी वेलोसिटीज की डायरेक्शन तो पैरेलल हैं बट उनके मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट हैं। अगर डायरेक्शन पैरेलल हैं बट मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट हैं, तो ऐसा लगता है मानो डिफरेंट लेयर्स एक के ऊपर एक स्लाइड हो रही हैं, इसीलिए इसका नाम है लैमिनार फ्लो। नेक्स्ट टर्बुलेंट फ्लो। अगर मान लो फ्लो की स्पीड बढ़ती रहे, बढ़ते बढ़ते एक लिमिट को एक्सीड करे, इसको कहते हैं हम क्रिटिकल स्पीड। तो अगर स्पीड ऑफ फ्लो क्रिटिकल स्पीड को एक्सीड करता है, तो मॉलिक्यूल्स अब स्ट्रीमलाइन से फ्री हो जाता है एंड इट इज फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। अब स्ट्रीमलाइन का कोई कंसेप्ट नहीं रह जाता। इस तरह के फ्लो को कहते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है ड्यूरिंग एन आइडियल फ्लूइड फ्लो एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लो वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम रिमेन्स कांस्टेंट। जब कोई आइडियल फ्लूइड फ्लो होके जाता है, तो उसके हर पॉइंट पर वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम कांस्टेंट रहता है। जैसे कि मैंने सामने आपको एक अनइवन पाइपलाइन दिखा रखी है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अनइवन है। जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, मान लीजिए मैं कहता हूं 1 सेकंड में 1 लीटर वॉल्यूम पास हो रहा है, तो नैरोअर सेक्शन पर भी 1 सेकंड में 1 लीटर ही वॉल्यूम पास होगा, बट इसका एरिया कम हो गया, तो फ्लूइड अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है। स्पीड बढ़ाकर वो रेट ऑफ फ्लो को कांस्टेंट बनाए रखता है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट स्पीड का प्रोडक्ट हर पॉइंट पर कांस्टेंट बना रहता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड स्पीड ऑफ फ्लो का जो प्रोडक्ट होता है, ये भी हमारा वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम होता है। इसको हम dV अपॉन dt से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं dV अपॉन dt इक्वल टू AV इक्वल टू कांस्टेंट। अगर कहीं पर एरिया बढ़ रहा है, तो स्पीड ऑफ फ्लो कम होकर वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम को कांस्टेंट बनाता है, यानी रेट ऑफ फ्लो को कांस्टेंट बनाता है। अब अगर मान लो टू डिफरेंट पार्ट को कंपेयर करना है, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो जहां एरिया क्रॉस सेक्शन लार्ज होगा, वहां स्पीड ऑफ फ्लो लेस होगा। जैसे मान लो मैं कहता हूं किसी पॉइंट पर एरिया क्रॉस सेक्शन डबल हो गया है, तो इस रिलेशन से स्पीड ऑफ फ्लो हाफ हो जाएगी। अगर आपको एरिया की जगह पर डायमीटर या रेडियस गिवन है, तो यही एक्सप्रेशन R1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर V2 हो जाएगा। अगर किसी पॉइंट पर रेडियस हाफ हो जाएगी, तो स्पीड ऑफ फ्लो 4 टाइम्स हो जाएगा। आइडियल फ्लूइड उसको कहते हैं जो इनकंप्रेसिबल हो, यानी उसकी डेंसिटी चेंज ना हो पावे, और साथ में वो नॉन विस्कस हो, यानी उसकी विस्कोसिटी 0 हो। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर बेस्ड मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ ए स्प्रे पंप हैज रेडियस कैपिटल R, one end of which has n fine holes, each of radius small r. If the speed of the liquid in the tube is capital V, the speed of ejection of the liquid through the holes is. क्वेश्चन ये कहता है कैपिटल R रेडियस की एक ट्यूब है, उसमें एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है जिसकी स्पीड कैपिटल V है। इसके एक एंड पर एक प्लेट लगाकर इसमें n होल बनाए गए, ईच ऑफ रेडियस R। तो क्वेश्चन ये कहता है कि इन होल से निकलने वाले वाटर की स्पीड क्या होगी। तो देखिए इधर यहां पर
फ्लूइड ही तो फ्लो हो रहा है, तो हम सीधे सीधे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देते हैं, एक तो ट्यूब में और एक उस एंड पर जहां n होल्स हैं। तो A1V1 इज इक्वल टू A2V2। अब ट्यूब का क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर एंड स्पीड ऑफ फ्लो कैपिटल V। एक होल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो n होल्स का एरिया n इंटू पाई आर स्क्वायर है। यहां हमें निकालनी है स्पीड ऑफ फ्लो। तो V2 के लिए सॉल्व करते हैं, रिजल्ट आता है कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इंटू कैपिटल V अपॉन स्मॉल n। नेक्स्ट, water from a tap emerges vertically downwards with an initial speed of 5 meter per second. The cross-sectional area of tap is 10 to the power minus 4 meter square. Assume that the pressure is constant throughout the stream of water and the flow is steady. The cross-sectional area of stream 3.75 meter below the tap is. क्वेश्चन ये कहता है टैप का एरिया 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर है, इससे वाटर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इमर्ज आउट हो रहा है। तो हमसे कहा टैप से 3.75 मीटर बिलो इस स्ट्रीम का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये, क्या यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी करेगा? ऑब्वियसली, जैसे ही वाटर स्ट्रीम टैप से इमर्ज आउट होगी तो ड्यू टू ग्रेविटी ये स्पीड अप होगी। अब फ्लो की स्पीड बढ़ रही है लेकिन रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट बनाए रखना है, तो यहां पर क्रॉस सेक्शन अपने आप को रिड्यूस कर लेता है। इफ V इज इंक्रीजिंग दैन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिक्रीजिंग। तो नीचे आते आते स्ट्रीम का क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होता चला जाता है, यानी ये पतला होता चला जाता है। तो सही बात है कि नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे एरिया कम होता चला जाएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ फ्लो बढ़ रहा है। तो रेट ऑफ फ्लो को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो मैं यहां पर टैप पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड स्पीड का प्रोडक्ट ले रहा हूं A1V1, और जिस जगह मुझे एरिया पूछा है वहां पर मैं ले रहा हूं A2V2। अब A1 मुझे दिया है 10 की पावर माइनस 4, स्पीड दिया है 5 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू A2 मुझे फाइंड करना है। बस मुझे जरूरत है इस लोअर एंड पर स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम। तो देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज में ले रहा हूं। तो स्पीड एट द लोअर क्रॉस सेक्शन V2 स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल स्पीड 5 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 इनटू डिस्टेंस मुझे दी है 3.75 मीटर। सॉल्व करते हैं, ये 25 है, ये 75 है, 25 एंड 75 100, तो 100 का स्क्वायर रूट आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो लोअर क्रॉस सेक्शन पर स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो रिजल्ट आता है 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर। अब हम स्टडी करेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल। जब भी कभी कोई आइडियल फ्लूइड फ्लो होता है तो उसके साथ 3 तरह की एनर्जीज एसोसिएटेड होती है। एक होती है पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर एनर्जी, जो कि P के बराबर है, अप्लाइड प्रेशर। पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V स्क्वायर, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एंड पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी रो GH। तो बर्नौलीज थ्योरम ये कहती है कि whenever an ideal fluid flows, then at each and every point the sum of pressure energy per unit volume, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume remain constant। जब भी कभी कोई आइडियल फ्लूइड फ्लो होता है तो उसके हर पॉइंट पर इन तीनों एनर्जीज का सम कांस्टेंट रहता है। अगर किसी प्लेस पर इनमें से कोई एक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो अदर एनर्जीज इस तरीके से डिक्रीज होती हैं कि इन तीनों का सम कांस्टेंट बना रहता है। तो अगर मान लो इस पॉइंट पर इन तीनों एनर्जीज का सम ये है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, और इस पॉइंट पर तीनों एनर्जीज का सम है P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, तो ये तीनों एनर्जीज का सम दोनों पॉइंट्स पर सेम आएगा। भले ही आप देख सकते हो पाइप अगर ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो अदर एनर्जी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इस तरीके से डिक्रीज होंगी कि इनकी एनर्जीज का सम कांस्टेंट बना रहेगा।
अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, रो जी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के प्रोडक्ट से दोनों तरफ डिवाइड करता हूं। तो ये बन गया P बटे रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस एच इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को अगर कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट ही रहेगा। इस पहली टर्म को कहते हैं प्रेशर हेड, दूसरी टर्म को कहते हैं वेलोसिटी हेड और तीसरी टर्म को कहते हैं ग्रेविटेशनल हेड। तो बर्नौलीज थ्योरम को हम यूं भी कह सकते हैं, ड्यूरिंग एन आइडियल फ्लो ऑफ फ्लूइड एट ईच एंड एवरी पॉइंट द सम ऑफ प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड ग्रेविटेशनल हेड रिमेन्स कांस्टेंट। अगर किसी एक हेड में चेंज करते हैं तो अदर हेड इस तरीके से चेंज होते हैं कि इनका सम कांस्टेंट बना रहता है। अब बर्नौलीज प्रिंसिपल की मैं एप्लीकेशन ले रहा हूं। सबसे पहली बात कर रहा हूं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या होता है समझें। एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड भर रखा है, ये ओपन कंटेनर है, इसमें लिक्विड भर रखा है अप टू हाइट कैपिटल H। अब लिक्विड के लेवल से H डेप्थ बिलो मैंने इसकी वॉल में एक होल पंचर कर दिया, एक होल बना दिया इसके अंदर। तो ये जो लिक्विड है ये इस होल के थ्रू इमर्ज आउट होगा, बाहर निकल के आएगा। तो जिस स्पीड से निकल कर आएगा उसको कहते हैं हम स्पीड ऑफ इफ्लक्स। अब देखिए जब ये लिक्विड यहां से इमर्ज आउट होगा तो कंटेनर में जो लेवल है वो धीरे धीरे नीचे आएगा, यानी लिक्विड यहां वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बट फ्लो तो कर ही रहा है। तो हम बर्नौलीज प्रिंसिपल यहां अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 2 पॉइंट सेलेक्ट करने होंगे। मैंने यहां सेलेक्ट कर रखे हैं, एक पॉइंट ऑन द लेवल और एक पॉइंट एट द ऑरिफाइस जहां से इमर्ज आउट हो रहा है। इन दोनों पॉइंट्स पर मैं बर्नौली प्रिंसिपल लगा रहा हूं। अब देखिए ए पॉइंट पर प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और V1 स्पीड इस लेवल के नीचे आने की स्पीड है। अब आप समझ सकते हैं जब हम किसी नल को खोलते हैं तो उसमें से वाटर जिस स्पीड से निकल के आता है टैंक में लेवल उससे कई गुना कम स्पीड से नीचे आता है, बहुत धीरे धीरे नीचे आता है। तो ये लेवल के नीचे आने की स्पीड ऑफ इफ्लक्स के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल स्मॉल होने की वजह से हम इसको यहां इग्नोर करेंगे। अब इस पॉइंट ए की हाइट H है तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गई रो जी एच। अब इमर्ज आउट, पॉइंट बी की बात कर रहा हूं, इमर्ज आउट बाहर निकल चुका है तो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी, ग्राउंड से इसकी हाइट हो गई H माइनस H। जब इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आता है √2GH। इसमें केवल एक वेरिएबल है ऑरिफाइस की लिक्विड के लेवल से वर्टिकल डिस्टेंस, √2GH। ये हमारी आती है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। आपको ये फार्मूला जाना पहचाना सा लग रहा होगा। ऑब्वियसली अगर हम किसी पार्टिकल को एयर में ड्रॉप करें तो h डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी अक्वायर्ड स्पीड यही होती है √2GH। तो इस फ्रीली फॉलिंग पार्टिकल से अगर मैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स को कंपेयर करूं तो देखिए क्या मैं यूं कह सकता हूं, स्पीड ऑफ इफ्लक्स उस पार्टिकल की स्पीड के बराबर होगी जबकि पार्टिकल एयर में लिक्विड के लेवल से ऑरिफाइस तक फ्री फॉल होकर गिरने पर जो स्पीड अक्वायर करता है वही हमारी स्पीड ऑफ इफ्लक्स होता है। तो ये जो कंपैरिजन है कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ पार्टिकल अक्वायर्ड बाय फॉलिंग फ्रीली इन एयर फ्रॉम द लेवल ऑफ लिक्विड टू द ऑरिफाइस, इसी को कहते हैं हम, इस कंपैरिजन को कहते हैं हम यहां टॉरिसलीज थ्योरम। ये टॉरिसलीज थ्योरम है। अब इस पर बेस मैं कुछ क्वेश्चंस देखता हूं। देखिए, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ एन ओपन कंटेनर इज 3 atmospheric. There is an orifice of area 1 centimeter square at its base. Find volume emerges out initially in 1 second. आप देख सकते हैं ओपन कंटेनर है, इसके बेस पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का एक होल पंक्चर कर रखा है। हमसे क्वेश्चन ये कहता है कि इनिशियली 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम इमर्ज आउट होगा। तो देखिए, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम dV बटे dt को हम जानते हैं होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड ऑफ फ्लूइड। तो AV स्पीड ऑफ फ्लूइड हो जाएगी स्पीड ऑफ इफ्लक्स। अब हमें जरूरत है सिर्फ हाइट H की, तो हमें हाइट H डायरेक्ट ना देकर इनडायरेक्ट बोला गया है। हमसे कहा गया है कि इसके बेस पर प्रेशर जो है वो 3 atmospheric है,
तो यहां पर वैसे प्रेशर कितना होगा बेस पर, वो होगा पी नॉट प्लस एच रो जी, हाइट ऑफ वाटर कॉलम का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज गिवन टू 3 पी नॉट। हम सॉल्व कर लेते हैं, पी नॉट को इधर लाए तो 3 - 1 कितने रहेंगे 2 पी नॉट, तो 2 इंटू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 की पावर 5 पास्कल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सॉल्व करते हैं, 20 मीटर हाइट आ गई। अब ये वैल्यू हम प्लेस करते हैं। अब सारी वैल्यूज एसआई सिस्टम में हम रख रहे हैं, एसआई सिस्टम हम यूज में ले रहे हैं, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर अंडर रूट 2 इंटू जी की वैल्यू 10 एंड हाइट आई चुकी है 20 मीटर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आता है 20 इंटू 10 की पावर -4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड 1 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो हम इसको कह सकते हैं 2 लीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियली 1 सेकेंड में 1 लीटर वाटर बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंटेनर है, ओपन कंटेनर, इसमें 2 ऑरिफाइस पंक्चर कर रखे हैं। एक है स्क्वायर शेप का जिसकी साइड L है, इसकी वाटर के लेवल से डेप्थ H है। दूसरा है सर्कुलर होल, इसकी लेवल से डेप्थ है 4H। क्वेश्चन ये कहता है फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर होल इन टर्म्स ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर होल इफ रेट ऑफ फ्लो फ्रॉम बोथ होल्स आर इक्वल, यानी दोनों होल से रेट ऑफ फ्लो सेम है। तो यहां पर रेट ऑफ फ्लो सेम A1V1 इक्वल टू A2V2, तो A स्क्वायर होल का एरिया हो जाएगा L स्क्वायर और स्पीड ऑफ इफ्लक्स अंडर रूट 2GH। अब सर्कुलर होल का एरिया है पाई आर स्क्वायर अंडर रूट 2G इंटू 4H। अब आप देख सकते हैं अंडर रूट 2GH कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो R इक्वल टू मेरे पास आएगा L अपॉन अंडर रूट 2 पाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये कहता है वाटर इज एंटरिंग एट द रेट ऑफ 70 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इन ए कंटेनर विच हैव ए होल ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट इट्स बॉटम। फाइंड मैक्सिमम हाइट अप टू विच वाटर कैन बी फिल्ड इन द कंटेनर। एक कंटेनर है, इसके बेस पर एक होल है, वाटर इसके अंदर एंटर कर रहा है। तो वाटर एंटर करेगा तो होल से इमर्ज आउट भी होगा, लेकिन इनिशियली इमर्जिंग आउट जो रेट होगी वो इनकमिंग रेट से कम होगी, इसलिए कंटेनर में वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा। वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो हाइट भी बढ़ेगी। एक स्टेज ऐसी आएगी कि इनकमिंग रेट और आउटगोइंग रेट बराबर हो जाएंगी। जब दोनों बराबर हो गई तो उस कंडीशन में हमारे पास जो वाटर का वॉल्यूम होगा इनसाइड द कंटेनर वो कांस्टेंट वैल्यू पर आ गया। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है हाइट भी कांस्टेंट हो चुकी है और यही हमारी मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट कब आएगी? जब इनकमिंग रेट इज इक्वल टू आउटगोइंग रेट। तो मैं आउटगोइंग रेट निकाल रहा हूं, वॉल्यूम फ्लोइंग आउटसाइड पर सेकेंड इक्वल टू AV, ये हम जानते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड। स्पीड होगी यहां स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। अब इनकमिंग रेट इज इक्वल टू आउटगोइंग रेट, तो यहां पर हाइट हो गई मैक्सिमम। अब मैं फार्मूला लगा देता हूं, इनकमिंग रेट इज इक्वल टू A, आउटगोइंग रेट की जगह लिख दिया A इंटू अंडर रूट 2GH। अब मैं सारी वैल्यू सीरियल सिस्टम में ले रहा हूं, तो वॉल्यूम फ्लोइंग या वॉल्यूम एंटरिंग हो गया हमारे पास 70 cc पर सेकेंड, एरिया क्रॉस सेक्शन 1 दे रखा है क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अंडर रूट 2, G की वैल्यू इन सीरियल सिस्टम 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और H मैक्सिमम। सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं तो 4900 अपॉन 2000, तो सॉल्व किया तो आंसर आया 2.45 सेंटीमीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड इनिशियल फोर्स एक्टिंग हॉरिजॉन्टली ऑन द कंटेनर व्हेन वाटर इमर्जेस आउट फ्रॉम द होल। कंटेनर इज कैप्ड ऑन ए स्मूथ सरफेस। आप देख सकते हैं कंटेनर में स्मॉल h हाइट तक वाटर भरा हुआ है और इसके बेस पर एक होल है। अब ये कंटेनर एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। अब जैसे ही वाटर इमर्ज आउट होगा तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस कंटेनर के ऊपर वाटर के इमर्जिंग आउट की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम निकाल सकते हैं फोर्स F इक्वल टू V dm/dt। मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो dV अपॉन dt इंटू रो। अब dV बटे dt वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो ये हो गया AV, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू स्पीड। सॉल्व करते हैं तो AV स्क्वायर रो, V यहां पर स्पीड ऑफ ई फ्लक्स है तो हमने रख दिया स्पीड ऑफ ई फ्लक्स होता है अंडर रूट 2GH, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2AGH रो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Two immiscible liquids of densities rho and 2 rho are filled in an open container as shown in the diagram. Then find ratio V1 upon V2. अब देखिए यहां पर आपके सामने एक कंटेनर है, इस कंटेनर में दो डेंसिटी के इमिजिबल लिक्विड्स भर रखे हैं। ऊपर वाले की डेंसिटी रो बताई, नीचे वाले की 2 रो, और दोनों की जो हाइट्स हैं कंटेनर में वो सेम है, H और H। अब कंटेनर की वॉल में दो ऑरिफाइस पंक्चर किए हुए हैं। एक लिक्विड अपर लिक्विड के लेवल से h/2 डेप्थ बिलो, अपर लिक्विड के लेवल से h/2 डेप्थ बिलो, इससे निकलने वाले लिक्विड की स्पीड बताएगी v1, और नीचे जो है एक बी होल है जो कि ग्राउंड से h/2 हाइट पर है, इससे निकलने वाले लिक्विड की स्पीड बताई गई v2। अब हमें इन्हीं दोनों स्पीड्स का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहली चीज, जो अपर होल से निकलने वाला लिक्विड है उसकी स्पीड तो डायरेक्टली हमारा फार्मूला लग ही जाएगा, स्पीड ऑफ इफ्लक्स का √2gh, लेकिन यहां h नहीं है, ये है h/2, तो हमने लिख दिया h/2, तो ये बन गया √gh। तो इक्वेशन नंबर 1। अब जो लोअर होल है उससे निकलने वाले लिक्विड की स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमें यहां पर इसमें बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा। अब बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई करना है तो हमें दो पॉइंट सेलेक्ट करने होंगे। तो एक पॉइंट मैंने दोनों लिक्विड्स की जो इंटरफेस है उस पर ले लिया, पॉइंट ए, और एक पॉइंट मैंने होल बी पर ले दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैं बर्नौली प्रिंसिपल लगाऊंगा। बर्नौली प्रिंसिपल, पॉइंट ए पर प्रेशर कितना होगा, देखिए एक तो आएगा इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये h हाइट के रो डेंसिटी के लिक्विड का प्रेशर h/ρg। भाई इस पॉइंट ए के ऊपर लिक्विड है, उसकी हाइट h है और उसकी डेंसिटी रो है, तो इसका लिक्विड कॉलम प्रेशर बनेगा h/ρg। तो इस पॉइंट ए पर प्रेशर बना P0 प्लस h/ρg। अब यहां पर क्या होगा कि जब B से लिक्विड इमर्ज आउट होगा तो ये लेवल बहुत स्लो रेट से नीचे आएगा, इतनी स्लो होगी कि हम उसको इग्नोर कर दें। तो यहां पर हम उसको इग्नोर कर ही देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हमने इग्नोर कर दिया। तो अभी तो हमने केवल प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ली है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इग्नोर कर दी। अब इस पॉइंट ए की ग्राउंड से हाइट है h और नीचे वाले लिक्विड की डेंसिटी है 2 रो, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा 2 रो, डेंसिटी हो गई 2 रो, g और हाइट हो गई h। अब पॉइंट बी पर आते हैं। पॉइंट बी के ऊपर जो प्रेशर होगा, अब क्योंकि इमर्ज आउट हो गया, लिक्विड बाहर आ रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया। प्लस यहां लेनी है हमें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि यहां तो एप्रिशिएबल स्पीड से निकलेगा और हमें तो स्पीड लेनी ही है यहां पर। तो हाफ रो वी स्क्वायर होता है फार्मूला, तो रो की जगह यहां में लेना होगा 2 रो, क्योंकि इसकी डेंसिटी है 2 रो। 2 रो तो हाफ इंटू 2 रो V2 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी लेनी है, तो इसकी ग्राउंड से हाइट है h/2 और इसकी डेंसिटी है 2 रो, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला होता है ρgh, तो रो की जगह आएगा 2 रो और h की जगह आएगा h/2। P0 से P0 कैंसिल हो गया, ρgh से ρgh कट गया, और हमारे पास ये 2 से 2 भी हट गया, तो हमारे पास इसको सॉल्व करें तो रिजल्ट आता है √2gh। अब ये हमारी सेकंड होल की जो है स्पीड आ गई है V2, और ये थी हमारी फर्स्ट होल की स्पीड। अब दोनों का रेशियो हमें लेना है, तो √gh से √gh कट जाएगा, तो बचेगा 1/√2। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो है एक कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। देखिए एक कंटेनर है, इसमें कैपिटल H हाइट तक वाटर फिल कर रखा है और वाटर के लेवल से स्मॉल h डेप्थ बिलो एक ऑरिफाइस पंक्चर किया हुआ है। अब इससे लिक्विड बाहर निकलेगा v स्पीड से। अब स्पीड से जब बाहर निकलेगा तो यहां पर ये मोशन अंडर ग्रेविटी भी करेगा, ग्रेविटी का भी इफेक्ट आएगा। तो आप गौर से देखिए इसको, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रखा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें कई बार हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वाटर स्ट्रीम कंटेनर की वॉल से कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर जाकर गिरेगी, माने हमें रेंज पूछी जाती है। अब अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल रेंज आती है वो सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट होती है। तो यहां पर जो हॉरिजॉन्टल स्पीड आएगी वो तो आएगी स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, और हम निकाल लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो स्पीड ऑफ ई फ्लक्स तो हो गया √2gh, और टाइम पीरियड यानी टॉप से लेके ग्राउंड तक आने का टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना है, तो √2h/g होता है। तो h की जगह यह आएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h। √g से √g कट गया, √2 2 हो गया, तो हमारे पास बचा r = 2 √h इंटू h माइनस h। अब आप गौर से देखिए जो रेंज है उसकी वैल्यू
ऑरिफाइस की लिक्विड के लेवल से डेप्थ और ग्राउंड से हाइट पर डिपेंड कर रही है। यानी ऑरिफाइस की पोजीशन अगर मैं चेंज करूंगा कंटेनर वॉल में तो रेंज भी चेंज होगी। तो अगर मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए तो मैक्सिमम रेंज के लिए ऑरिफाइस बिल्कुल मिड पॉइंट पर पंक्चर होना चाहिए। तो अगर मिड पॉइंट पर पंक्चर कर रखा है, वाटर के लेवल की या लिक्विड के लेवल की जो मैक्सिमम हाइट है उसके मिड पॉइंट पर अगर मैंने ऑरिफाइस पंक्चर कर रखा है तो उस कंडीशन में मुझे रेंज मैक्सिमम मिलेगी, और रेंज मैक्सिमम जो हाइट है वाटर की इन कंटेनर उसके बराबर आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 90 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर फिल कर रखा है तो फॉर मैक्सिमम रेंज ऑरिफाइस शुड बी पंक्चर्ड एट द मिड पॉइंट यानी 45 सेंटीमीटर मार्क पर। तो रेंज मुझे कितनी मिलेगी? रेंज मिलेगी मैक्सिमम हाइट के बराबर यानी 90 सेंटीमीटर। अब अगर मान लो एक ऑरिफाइस में वाटर की सरफेस से h डेप्थ बिलो और एक ऑरिफाइस ग्राउंड से h हाइट अबव अगर पंक्चर करता हूं तो इस केस के अंदर मुझे रेंज सेम मिलेंगी, क्योंकि h इंटू एच माइनस एच दोनों के लिए सेम आएगा। दूसरी बात, एक क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर टू गेट मैक्सिमम रेंज फाइंड वैल्यू ऑफ y द टोटल हाइट। देखिए आप देख सकते हैं एक h हाइट का एक स्टूल है, टेबल है, उस टेबल के ऊपर एक कंटेनर रखा हुआ है जिसके अंदर h हाइट तक वाटर भरा हुआ है। अब वाटर के लेवल से y डेप्थ बिलो एक ऑरिफाइस पंक्चर किया गया है और हमसे कह रहे हैं कि y की वैल्यू बताइए ताकि हमें मैक्सिमम रेंज मिले। अभी जस्ट मैं आपसे कह के निपटा हूं कि अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो ऑरिफाइस शुड बी पंक्चर्ड एट द मिड पॉइंट। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर आपको सिंपल सा इतना सा देखना है कि ग्राउंड से वाटर की टोटल हाइट कितनी है। तो ग्राउंड से वाटर की टोटल हाइट कितनी हो गई? 2h। द ऑरिफाइस शुड बी पंक्चर्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ दिस टोटल हाइट। तो y की वैल्यू होगी h/2 विच बिकम्स h। तो इसका मतलब है कि जो होल पंक्चर होना चाहिए वो वाटर के लेवल से h डेप्थ बिलो होना चाहिए, तभी आपको इस गिवन सिचुएशन के अंदर मैक्सिमम रेंज मिलेगी। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पर आते हैं और ये है वेंटूरीमीटर। वेंटूरीमीटर एक हॉरिजॉन्टल पाइप होता है एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का। इसमें एक जगह पर क्रॉस सेक्शन नैरो होता है और एक जगह ब्रॉडर होता है। अब वाटर इसके थ्रू फ्लो हो रहा है। अगर मैं कहता हूं ब्रॉडर सेक्शन का एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है तो यहां स्पीड V1 है और प्रेशर P1 है। नैरोर सेक्शन के अंदर एरिया क्रॉस सेक्शन A2 है, प्रेशर P2 है और स्पीड ऑफ फ्लो V2 है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जहां एरिया क्रॉस सेक्शन लार्ज होता है वहां स्पीड ऑफ फ्लो लेस होता है। इसका मतलब ब्रॉडर पार्ट के अंदर स्पीड ऑफ फ्लो लेस होगा। बर्नौली प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस जगह स्पीड कम होगी फ्लूइड की वहां प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फ्लूइड फ्लो होता है तो ब्रॉडर सेक्शन के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है और नैरो सेक्शन में प्रेशर कम होता है। अब यहां पर प्रेशर डिफरेंस को चेक करने के लिए मैंने दो ग्लास की कैपिलरीज कनेक्ट कर रखी हैं। ब्रॉडर सेक्शन में प्रेशर ज्यादा है तो उसमें वाटर का लेवल ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू नैरोअर सेक्शन। इन दोनों कैपिलरीज का लेवल डिफरेंस निकालकर हम दोनों सेक्शन के प्रेशर डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं एंड इट इज इक्वल टू h rho g, वेयर h इज द लेवल डिफरेंस। अब इसके बाद हम बर्नौली प्रिंसिपल लगाते हैं ब्रॉडर सेक्शन और नैरोअर सेक्शन में। अब सिंस ट्यूब परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है इसलिए दोनों सेक्शंस की ग्राउंड से हाइट सेम है, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लेने की कोई जरूरत नहीं है और मैंने हटा भी दी यहां पर। तो देखिए बर्नौली प्रिंसिपल लगा रहा हूं, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन लिया है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, pressure is 2000 pascal, find pressure at a point where cross section is 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे प्रेशर फाइंड करना है जहां एरिया क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैंने दोनों जगह पर ब्रॉडर और नैरोअर सेक्शन पे बर्नौली प्रिंसिपल लगाया, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब मुझे नैरोअर सेक्शन में प्रेशर चाहिए तो उसके लिए मैंने इक्वेशन को लिखा, P2 इक्वल टू P1 प्लस हाफ रो V1 माइनस V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। अब यहां पर P1 मेरे पास है
वाटर की डेंसिटी मुझे पता है, ब्रॉडर सेक्शन में स्पीड भी मुझे पता है, बस मुझे नैरोअर सेक्शन की स्पीड चाहिए। तो अगर आपको स्पीड चाहिए हो तो आप चाहें तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को एज ए हेल्पिंग इक्वेशन यहां पर यूज में ले सकते हैं। तो मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यहां पर लगा रहा हूं, a1 v1 इक्वल टू a2 v2। तो इससे मुझे v2 हासिल होगा 10/5 इंटू 1, ये जो कि ब्रॉडर सेक्शन की स्पीड है। सॉल्व करते हैं तो नैरोअर सेक्शन के अंदर स्पीड आती है 2 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे V2 भी मालूम पड़ चुका है, अब मैं सारी वैल्यूज प्लेस कर रहा हूं। प्रेशर हो गया P1 2000 प्लस हाफ डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ब्रॉडर सेक्शन की स्पीड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस नैरोअर सेक्शन की स्पीड का स्क्वायर 2 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं 2000 माइनस 1500 जो कि मुझे हासिल होता है 500 पास्कल। सो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन पर प्रेशर होगा 500 पास्कल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When tap is closed, pressure in a pipe is 2.5 into 10 की पावर 5 पास्कल। And when tap is opened, pressure is 2 into 10 की पावर 5 पास्कल। Find speed of flow। देखिए जब टैप बंद है तो प्रेशर है 2.5 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, जब टैप ओपन है तो प्रेशर है 2 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। तो मैं यहां पर दोनों केसेस के अंदर बर्नौली प्रिंसिपल लगाता हूं, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। पाइप हॉरिजॉन्टल है इसलिए मैंने रोजिएज वाली टर्म यहां यूज में नहीं ली। अब मैं यहां पर मुझे V2 स्पीड चाहिए, तो देखिए इधर सबसे पहले जब टैप क्लोज है तो प्रेशर है 2.5 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहां होगी ही नहीं क्योंकि वाटर फ्लो हो ही नहीं रहा, क्योंकि टैप क्लोज है तो वाटर रेस्ट पर है, तो यहां स्पीड 0, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 0। अब जब टैप ओपन हो गया है तो प्रेशर हमें गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 5 प्लस अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी हाफ रो V स्क्वायर, तो वाटर की डेंसिटी होगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब V स्क्वायर। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट हासिल होता है 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एक वेंटुरी मीटर का डायग्राम गिवन है, इसके ब्रॉडर सेक्शन में स्पीड दे रखी है वाटर की 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड और दोनों कैपिलरीज का लेवल डिफरेंस दे रखा है 5.1 मिलीमीटर। क्वेश्चन ये कहता है कि नैरोअर सेक्शन के अंदर स्पीड बताइए, वाटर की स्पीड बताइए। अगेन ट्यूब हॉरिजॉन्टल है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लेने की जरूरत नहीं है, सीधे बर्नौली प्रिंसिपल लगाएं आप, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये ब्रॉडर पार्ट में और ये नैरोअर पार्ट में। मुझे चाहिए स्पीड ऑफ फ्लो इन नैरोअर पार्ट, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को V2 के लिए सॉल्व करता हूं। तो यहां पर P2 को इस तरफ भेज दिया मैंने, तो P1 माइनस P2 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो V2 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2GH। वैल्यू हमने प्लेस करी, 5.1 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये सारी वैल्यूज सीजीएस सिस्टम में चल रही हैं, सॉल्व किया तो हमारे पास V1 आ गया 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन और वो है डायनामिक लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन के जो लिफ्ट मिलती है रनवे से या ग्राउंड से, उसके पीछे भी बर्नौली प्रिंसिपल ही वर्क करता है। अगर हम एरोप्लेन की विंग्स का क्रॉस सेक्शन देखें तो वो स्पेशली डिजाइंड होता है और इस डिजाइन को कहते हैं हम एरोफॉइल। एरोफॉइल के अंदर अपर पार्ट थोड़ा सा कॉन्वेक्स होता है। अब यहां पर जब एरोप्लेन रनवे पर मोशन करता है तो एयर स्ट्रीम लाइंस विंग्स के ऊपर से फ्लो होते हुए निकलती हैं, तो अपर पार्ट में एयर की स्ट्रीम लाइंस नजदीक आ जाती हैं। एयर स्ट्रीम लाइंस का नजदीक आना इस बात का इंडिकेशन है कि वहां पर स्पीड बढ़ चुकी है, और जहां स्पीड ज्यादा होगी ऑब्वियस सी बात है बर्नौली प्रिंसिपल ये कहता है प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहां पर विंग्स के लोअर पार्ट में प्रेशर बढ़ जाता है, तो विंग्स के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस आ गया, नीचे प्रेशर ज्यादा है ऊपर की तरफ और ऊपर प्रेशर कम हो गया है। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से इस एरोप्लेन पर अपलिफ्ट फोर्स लगता है, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक अपलिफ्ट फोर्स लगता है, और जब ये अपलिफ्ट फोर्स सफिशिएंट हो जाता है तो वो एरोप्लेन के वेट के बराबर हो जाता है। नाउ द एरोप्लेन इज रेडी फॉर टेक ऑफ। अब इसके बाद जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ाएंगे एरोप्लेन की, प्रेशर डिफरेंस बढ़ता जाएगा और वो ऑल्टीट्यूड इंक्रीज करता चला जाएगा। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको एरोप्लेन का वेट दे रखा है तो mg इक्वल टू सीधे प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया ऑफ विंग्स, और अगर आपको स्पीड ऑफ फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लोअर पार्ट और अपर पार्ट में बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई कर दें। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहां पर भी मैंने पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म यूज में नहीं ली। वो इसलिए नहीं ली क्योंकि यहां पर जो
थिकनेस है विंग्स की वो नेग्लिजिबली स्मॉल होगी, तो यहां पर कोई खास चेंज नहीं आएगा पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, इसलिए हमने उसको इग्नोर कर दिया। अब प्रेशर डिफरेंस यदि मुझसे पूछे विंग्स के अक्रॉस, तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, लेकिन यदि मुझे अपलिफ्ट फोर्स पूछा जाए तो इस प्रेशर डिफरेंस को विंग्स के एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको फोर्स भी हासिल हो जाएगा, अपलिफ्ट फोर्स हाफ रो ए V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। और ध्यान रहे ये जो रो है ये डेंसिटी ऑफ एयर है, इसीलिए एरोप्लेन को अपलिफ्ट के लिए एयर होनी जरूरी है। अब सर्टेन हाइट के ऊपर एरोप्लेन उठ नहीं पाता क्योंकि एयर की डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि इसको अपलिफ्ट फोर्स नहीं मिल पाता, इसीलिए अगर और हाइट पर जाना है तो फिर आपको रॉकेट ही यूज में लेने होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है द फ्लो ऑफ एयर ऑन द लोअर एंड अपर सर्फेसेस ऑफ द विंग ऑफ एन एरोप्लेन आर V and under root 5V. The density of air is rho and surface area of wing is A. The dynamic lift on the wing is. विंग के ऊपर डायनामिक लिफ्ट निकालनी है, मैंने फोर्स निकालना है अपवर्ड्स, और अभी हम निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू होती है हाफ रो ए विंग के अपर पार्ट की स्पीड का स्क्वायर माइनस विंग के लोअर पार्ट की स्पीड का स्क्वायर। वैल्यू प्लेस करते हैं, अपर पार्ट में स्पीड दे रखी है अंडर रूट 5V, स्क्वायर कर दिया, माइनस लोअर पार्ट V स्क्वायर, सॉल्व किया तो रिजल्ट आया 2 रो ए B स्क्वायर। Next question. Water flows through a frictionless duct with cross section varying as shown. Pressure P at points along the axis respectively. यहां पर आप देख सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, इसमें से वाटर फ्लो होते हुए जा रहा है या फ्लूइड फ्लो होते हुए जा रहा है। हमसे कह रहा है कि ब्रॉडर सेक्शन और नैरोर सेक्शन में प्रेशर में चेंज कैसे आएगा। देखिए मैं आपसे कह चुका हूं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि जहां एरिया लार्ज होगा वहां स्पीड ऑफ फ्लो कम होगी। दूसरी बात, बर्नौली प्रिंसिपल ये कहता है कि जहां स्पीड लो होगी वहां प्रेशर लार्ज होगा। तो ब्रॉडर सेक्शन में प्रेशर लार्ज है इन कंपैरिजन टू नैरोअर, तो जब ये फ्लूइड नैरोअर सेक्शन में आएगा तो इसमें प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसका मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, तो ब्रॉडर सेक्शन में प्रेशर लार्ज है, जैसे नैरोअर में आएगा प्रेशर लो हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नस इफेक्ट। देखिए एक बॉल को अगर मैं एयर में थ्रो कर दूं तो ये उसकी ट्रेजेक्ट्री है, लेकिन अगर मैं उस बॉल को ऑन एक्सिस पर रोटेट करके थ्रो करूं तब वो अपनी ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी को फॉलो नहीं करता है और अपनी ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी से डेविएट हो जाती है बॉल। इसी इफेक्ट को कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। देखिए मैंने इस तरीके का रोटेशन करा है, सामने की तरफ थ्रो किया हुआ है मैंने, तो अगर बॉल सामने की तरफ थ्रो की जाएगी तो एयर उसके अगेंस्ट आएगी। तो देख सकते हैं अपर पार्ट में बॉल की सरफेस की स्पीड बैक साइड है और लोअर एंड पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां पर अपर पार्ट में स्पीड ऑफ फ्लो बढ़ गया है तो वहां पर बर्नौली प्रिंसिपल से प्रेशर कम हो गया है। लोअर पार्ट में स्पीड ऑफ फ्लो कम हो गया है तो प्रेशर बढ़ गया है। तो इस बॉल पर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस एक अपलिफ्ट फोर्स लगता है ऊपर की तरफ और ये फोर्स बॉल को ओरिजिनल ट्रैजेक्टरी से डेविएट करके थोड़ा सा ऊपर ले आता है। दिस इफेक्ट इज नोन एज मैग्नस इफेक्ट। नेक्स्ट एप्लीकेशन एटोमाइजर, पेंट गन और स्प्रे गन। देखिए पेंट गन, एटोमाइजर का जो कंसेप्ट है वो क्या होता है, इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब होती है, उससे एक पतली सी कैपिलरी कनेक्टेड होती है वर्टिकल डायरेक्शन में। जिस फ्लूइड को स्प्रे करना हो कैपिलरी को उसमें डिप कर देते हैं और उसके बाद पीछे से एयर का फ्लो लगाते हैं। जैसे मैंने एक बल्ब बना रखा है तो बल्ब को कंप्रेस करते ही एयर हाई स्पीड से आगे बढ़ेगी, तो इस जगह एयर की स्पीड ज्यादा हो चुकी है तो बर्नौली प्रिंसिपल से प्रेशर कम हो जाएगा और इस जगह है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि ज्यादा हो गया ऑटोमेटिकली, तो फ्लूइड चलता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो फ्लूइड इसके अंदर ऊपर राइज कर जाएगा और स्प्रे आउट हो जाएगा। नेक्स्ट, a wind speed 40 meter per second blows parallel to the roof of a house. The area of the roof is 250 meter square. Assuming that the pressure inside the house is atmospheric pressure, the force exerted by the wind on the roof and direction of the force will be. देखिए ये कोई घर है, ये उसकी रूफ है, उसके ऊपर से हाई स्पीड से विंड फ्लो हो रही है, तो अगर स्पीड ज्यादा होगी फ्लो की तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो रूफ के जस्ट अपवर्ड, जस्ट अबव जो है प्रेशर लो हो गया है और घर के अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ऑटोमेटिक ज्यादा हो गया। अब एयर चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो एयर जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी तो बीच में आ गई रूफ, तो ये रूफ के ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है एफ। तो सबसे पहली चीज तो हमें फोर्स की डायरेक्शन मिल चुकी है रूफ पर और वो होगी अपवर्ड्स। अब
हमें यहां पर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम बर्नौली प्रिंसिपल लगाएंगे। एक चीज और, रूफ की थिकनेस इतनी कम है कि पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होगा इनर और आउटर पार्ट में, इसलिए हम ρgh वाली टर्म उड़ा देंगे, यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हटा देंगे बर्नौली प्रिंसिपल में से। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। प्रेशर डिफरेंस मुझे लेना है तो P2 माइनस P1 इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। तो फोर्स आ गया प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। अब मैंने प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया किया तो V2 जीरो हो गया, क्योंकि घर में सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं तो उसमें जो विंड फ्लो होगी वो जीरो होगी, तो उसकी स्पीड जीरो है, घर के अंदर जीरो है, तो मेरे पास रिजल्ट आता है हाफ इंटू 1.2 इंटू 250 इंटू 40 का स्क्वायर। सॉल्व करें तो रिजल्ट आया 2.4 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन, और डायरेक्शन हमने डिसाइड कर चुके पहले, अपवर्ड्स। अब बर्नौली प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस कंप्लीट करके हम आगे अगले कंटेंट पर आते हैं, दैट इज विस्कोसिटी। देखिए, अगर हम किसी फ्लूइड को फ्लो कराएं तो टॉप मोस्ट लेयर की स्पीड मैक्सिमम होती है, उससे नीचे वाले की कम होती है, और करते करते बिल्कुल ग्राउंड वाले की स्पीड जीरो होती है। सिमिलरली एक पाइप में से अगर फ्लूइड फ्लो कराते हैं तो इसमें भी लेयर्स सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में फ्लो होती हुई जाती हैं। एक्सिस वाले सिलेंडर की स्पीड मैक्सिमम होती है, और जो सिलेंडर पाइप के साथ कांटेक्ट में होता है उसकी स्पीड जीरो होती है। तो कहने का मतलब यह है कि फ्लूइड कहीं भी फ्लो हो, चाहे जमीन पे फ्लो हो या पाइप में फ्लो हो, तो उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स में एक रिलेटिव मोशन आ जाता है, और इन डिफरेंट लेयर्स में रिलेटिव मोशन की वजह से एक फोर्स आ जाता है जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इसको कहते हैं हम विस्कस फोर्स, एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का रीजन भी होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। अब यहां पर जो विस्कस फोर्स आता है ये लेयर्स के कांटेक्ट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस। जब इन दोनों को क्लब करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है ईटा, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये नेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है एट ए गिवन टेम्परेचर। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम डायरेक्ट भी ला सकते हैं। देखिए, इसको हम यूं भी कह सकते हैं, इट इज रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन रेट। तो शियर स्ट्रेस हो गई विस्कस फोर्स अपॉन कांटेक्ट एरिया अपॉन शियर स्ट्रेन रेट हो गई टॉप मोस्ट लेयर और लोएस्ट लेयर के बीच की वेलोसिटी का डिफरेंस, और टॉप मोस्ट लेयर और लोएस्ट के बीच की डिस्टेंस L, V बाई L। सॉल्व करें तो विस्कस फोर्स अपॉन कांटेक्ट एरिया L अपॉन V। इसकी यूनिट होती है एसआई सिस्टम में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल भी हो गया तो ये पास्कल सेकेंड, और इसको हम पॉइजली भी कहते हैं, और डेकापॉइज भी इसकी यूनिट होती है। सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होती है पॉइज, एंड 1 डेकापॉइज इज इक्वल टू 10 पॉइज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 1 मीटर मूव्स पैरेलल टू हॉरिजॉन्टली अलोंग फ्लोर विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। There is a thin layer of liquid between plate and floor. If the viscous force is 2 Newton and the coefficient of viscosity is 0.01 point, then find thickness of the layer. आप देख सकते हैं फ्लोर पर L थिकनेस का एक लिक्विड रखा है, उस पर एक प्लेट है, प्लेट को F फोर्स लगाकर हम खींच रहे हैं और वो V वेलोसिटी से जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर विस्कस फोर्स होगा, तभी तो ये प्लेट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी। तो हमसे पूछिए थिकनेस, हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन रेट का रेशियो, तो FL अपॉन AV। हम फर्दर इसको थिकनेस के लिए सॉल्व करते हैं तो ईटा AV अपॉन विस्कस फोर्स। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें पॉइज में दिया है जो कि सीजीएस सिस्टम है, इसको एसआई में बदलने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे तो ये डेकापॉइज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.001 डेकापॉइज। तो हमने रख दिया। अब यहाँ पर साइड 1 मीटर है तो एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बना गया यहाँ पर इनटू वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड अपॉन विस्कस फोर्स 2। सॉल्व करते हैं 2 इंटू 10 के पावर -3 मीटर जो कि 2 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन जो है एक डायग्राम का है, इसमें कहता है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आप देख सकते हैं सरफेस पर एक लिक्विड की लेयर है, उस पर एक प्लेट रखी है, प्लेट एक थ्रेड से कनेक्टेड है, थ्रेड इज पासिंग ओवर है मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली, उसके नीचे एक ब्लॉक सस्पेंड है और उसको छोड़ दिया हमने। ब्लॉक को जब छोड़ते हैं तो कहता है क्वेश्चन की उसकी स्पीड है 0.085 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ द ब्लॉक है 0.01 किलोग्राम और एरिया ऑफ प्लेट है 0.1 मीटर स्क्वायर, थिकनेस ऑफ द लेयर है 0.3 मिलीमीटर।
अब सोचने वाली बात है कि जब ब्लॉक को छोड़ेंगे तो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेट होना चाहिए, बट एक्सेलरेट तो नहीं हो रहा, कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रहा है। इसका मतलब है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब वेट जो है टेंशन के बराबर है और इधर टेंशन जो है विस्कस फोर्स के बराबर है, तो इसका मतलब वेट डायरेक्टली बराबर है विस्कस फोर्स के। तो हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो फार्मूला है उसमें विस्कस फोर्स की जगह लिखेंगे वेट mgl अपॉन ab। मास हमें दे ही रखा है 0.01 किलोग्राम, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थिकनेस दी है 0.3 मिलीमीटर जो बन जाती है 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, अपॉन एरिया है 0.1 मीटर स्क्वायर और स्पीड दे रखी है 0.085 मीटर पर सेकंड। सॉल्व करते हैं, रिजल्ट आता है 3.45 इंटू 10⁻³ पास्कल सेकंड। नेक्स्ट हम अगले कंसेप्ट पर आते हैं, इसको कहते हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी स्फेरिकल बॉडी को किसी विस्कस मीडियम में ड्रॉप करेंगे तो ये ड्यू टू ग्रेविटी स्पीड अप होगा। इसके स्पीड अप होने से इसके साथ लिक्विड की जो लेयर्स है वो भी स्पीड अप हो जाती हैं, मोशन में आ जाती हैं। तो ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर एक फोर्स आ जाता है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, इसको कहते हैं हम विस्कस फोर्स। और यहां पर विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 6 पाई ईटा आर वी, जहां ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी एंड वी इज द स्पीड। अब यहां ध्यान रखें, अगर मान लो इसको वेक्टर नोटेशन दूं तो देखिए एफ इक्वल टू -6 पाई ईटा आर वी, विस्कस फोर्स बॉडी की वेलोसिटी के अपोजिट होता है, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे जैसे बॉडी स्पीड अप होती है तो विस्कस फोर्स भी बढ़ता जाता है और एक स्टेज ऐसी आती है कि विस्कस फोर्स बॉडी के इफेक्टिव वेट के बराबर हो जाता है। अब बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, अब एक कांस्टेंट स्पीड से फॉल होती है, इसको कहते हैं हम टर्मिनल स्पीड और टर्मिनल वेलोसिटी। और इसका एक्सप्रेशन हम निकालेंगे, आप देख सकते हैं स्फेरिकल बॉडी है और डेंसिटी रो, इसकी रेडियस आर है, मीडियम की डेंसिटी सिग्मा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। जब इसको छोड़ा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है, वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, बायांसी फोर्स अपवर्ड्स एंड विस्कस फोर्स भी अपवर्ड्स, क्योंकि बॉडी नीचे जा रही है। अब विस्कस फोर्स इज इक्वल टू इफेक्टिव वेट। इफेक्टिव वेट होता है वेट और बायांसी फोर्स का डिफरेंस। अब मुझे यहां पर विस्कस फोर्स की वैल्यू लिखनी है 6 पाई ईटा आर वी टी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर चुकी है इसलिए इसको टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल टू मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब रो सिग्मा रो जी, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, माइनस बॉयांसी फोर्स होता है वॉल्यूम बॉडी का डेंसिटी लिक्विड की, वॉल्यूम बॉडी का डेंसिटी लिक्विड की, तो बॉडी का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी लिक्विड की सिग्मा जी। सॉल्व करते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला आता है 2r² अपॉन 9 ईटा रो माइनस सिग्मा जी। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, इफ द टर्मिनल स्पीड ऑफ गोल्ड की डेंसिटी दे रखी है 13 ग्राम पर सीसी इज 0.4 मीटर पर सेकेंड इन ए विस्कस लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है 3 ग्राम पर सीसी, देन फाइंड टर्मिनल स्पीड ऑफ स्फीयर ऑफ कॉपर ऑफ सेम साइज इन सेम लिक्विड। कॉपर की डेंसिटी दी है 8 ग्राम पर सीसी। अब क्वेश्चन में देख सकते हो तीन चीजें, एक तो गोल्ड स्फीयर, एक कॉपर स्फीयर और एक लिक्विड। अब गोल्ड और कॉपर की साइज सेम है, इसका मतलब जी रेडियस सेम है, रेडियस सेम, दोनों एक ही मीडियम में है, ईटा सेम, सिग्मा भी सेम है, तो टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रो माइनस सिग्मा। अब रेशियो बना देते हैं, v1/v2 इक्वल टू रो 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो 2 माइनस सिग्मा। तो गोल्ड की टर्मिनल स्पीड दे रखी है 0.4 अपॉन v2 हमें फाइंड करना है, गोल्ड की डेंसिटी 13 माइनस लिक्विड की डेंसिटी 3 ग्राम पर सीसी अपॉन कॉपर की डेंसिटी 8 ग्राम पर सीसी माइनस लिक्विड की डेंसिटी 3 ग्राम पर सीसी। सॉल्व करते हैं तो कॉपर की टर्मिनल स्पीड आती है 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, An air bubble of radius 1 millimeter is allowed to rise through a long cylindrical column of a viscous liquid of radius 5 centimeter and travels at a steady rate of 2.1 centimeter per second. If the density of the liquid is 1.47 gram per cc, find its viscosity. G की वैल्यू है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेग्लेक्टिंग एयर डेंसिटी। देखिए इसमें बबल ऊपर जा रहा है तो इस पे बायांसी फोर्स डोमिनेटेड है वेट पर, तो बबल अगर ऊपर जा रहा है तो विस्कस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड्स होगी। तो अब यहां पर विस्कस फोर्स इज इक्वल टू बायांसी फोर्स माइनस mg, क्योंकि बायांसी फोर्स यहां पर डोमिनेटेड है। तो हमारा जो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला था वो पूरा एज इट इज आएगा 2r² अपॉन 9 ईटा, बस इसके अंदर सिग्मा माइनस रो हो जाएगा, सिग्मा यानी यहां पर हमारे पास फ्लूइड की डेंसिटी एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ स्फीयर इनटू जी। अब यहां पर
ईटा के लिए हम सॉल्व करते हैं, ईटा को इधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, टर्मिनल वेलोसिटी को इधर लाएंगे, देखिए इधर 2 इंटू रेडियस दे रखी है, यहां पर हमें 1 mm, तो हमें सेंटीमीटर में बदलना है, तो 10 की पावर -1 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन 9 इंटू स्पीड दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमने रख दिया। अब यहां पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें जो दे रखी है वो दे रखी है 1.47 ग्राम पर सीसी, एज इट इज लिख दिया। अब यहां पर स्फीयर जो है एयर का है, तो अब एयर की डेंसिटी नेग्लेक्ट करने के लिए बोला गया है, तो यहां पर हो गई है 0 इंटू जी की वैल्यू 980 मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1.52 पॉइंट। क्योंकि हमने सारी वैल्यू सीजीएस सिस्टम में ली थी, इसलिए हमारा आंसर भी सीजीएस सिस्टम में ही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 आइडेंटिकल रेन ड्रॉप्स falling in air with speed 5 centimeter per second if both collapse find new constant speed। देखिए दो रेन ड्रॉपलेट्स हैं, मैं कहता हूं स्मॉल आर रेडियस है इनकी, ये एयर के अंदर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से गिर रही हैं, माने टर्मिनल वेलोसिटी इनकी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है। अब ये आपस में कोलैप्स हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो मैं कहता हूं नई जो ड्रॉप आई है उसकी रेडियस है कैपिटल आर। अब हमसे पूछा गया इसकी टर्मिनल वेलोसिटी बताइए, तो अगर मैं टर्मिनल वेलोसिटी के फार्मूले की बात करूं तो इसके अंदर मेरे पास पहले दोनों ड्रॉप वाटर की थी, तो अब भी वाटर है, यानी रो सेम, मीडियम पहले भी एयर था अब भी एयर है, सिग्मा सेम, ईटा सेम। अब यहां पर केवल रेडियस का अंतर आया है, इसलिए टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। रेशियो बना दिया v1 बटे v2 इक्वल टू r1 बटे r2 का होल स्क्वायर। अब मुझे छोटी ड्रॉपलेट और जो नई ड्रॉप आई है उसकी रेडियस का रिलेशन चाहिए, तो मैं जानता हूं ये लिक्विड है, वाटर माने लिक्विड, और लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है वॉल्यूम कंजर्वेशन। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन यदि मैं लगाऊं तो बड़ी ड्रॉप की रेडियस इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रॉपलेट की पावर 1/3 इंटू आर, तो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स 2 थी, तो 2 की पावर 1/3 आर, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू स्मॉल आर। अब मैं ये वैल्यू यहां प्लेस करता हूं, इनिशियल स्पीड थी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, v2 हमें फाइंड करना है, इनिशियल रेडियस थी r और अब हो गई रेडियस 2 का क्यूब रूट इंटू स्मॉल आर का होल स्क्वायर। सॉल्व करते तो 5 इंटू 2 की पावर 2/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और 2 की पावर 2 को 4 भी कह सकते हैं, तो 4 का क्यूब रूट, 5 इंटू 4 का क्यूब रूट सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। ए स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन ए विस्कस लिक्विड, एज ए रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विस्कस फोर्स। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन द स्फीयर अटेन्स इट्स टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू। अब रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस एक तरह से पावर है भाई, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज पावर, और पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी। क्योंकि यहां पर वेलोसिटी जब मैक्सिमम हो चुकी है या कांस्टेंट वेलोसिटी हो चुकी है, तो उसमें लगने वाला विस्कस फोर्स भी कांस्टेंट हो चुका है। तो हमें विस्कस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हीट निकालनी है, तो विस्कस फोर्स इंटू टर्मिनल वेलोसिटी, यही हमारा रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन हो जाएगा। अब विस्कस फोर्स हुआ 6 पाई ईटा आर वी इंटू वी, तो यहां पर हम आगे देखें तो 6 पाई ईटा कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर हमारे पास जो v है वो उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं रेडियस के टर्म्स में, तो यहां पर टर्मिनल वेलोसिटी जो है रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां स्क्वायरिंग करें तो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4, तो यहां पर रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन प्रोपोर्शनल टू r इंटू वी स्क्वायर, तो v स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे r की पावर 4, तो हमने लिख दिया रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन प्रोपोर्शनल टू r इंटू r की पावर 4, तो dq अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू r की पावर 5। तो यहां पर रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस की पावर 5 के। अब देखिए अगर मान लो एक स्फेरिकल बॉडी को हम एक विस्कस मीडियम में रिलीज करते हैं, तो ये स्पीड अप होती है, तो इस पर विस्कस फोर्स भी बढ़ता जाता है। विस्कस फोर्स बढ़ने से इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है यानी स्पीडिंग अप होने की जो रेट है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है। तो अगर मैं वीटी ग्राफ बनाऊं तो हम जानते हैं वीटी ग्राफ का स्लोप जो है एक्सेलरेशन होता है, और यहां एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा है और अल्टीमेटली जीरो हो रहा है, तो यहां पर इसका स्लोप भी धीरे धीरे कम होगा और अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। अगर मान लो इनिशियल स्पीड इन फ्लूइड मोर देन टर्मिनल वेलोसिटी है, तो इस कंडीशन में पहले ये स्पीड डाउन होगा और अल्टीमेटली टर्मिनल वेलोसिटी अक्वायर करेगा। नेक्स्ट हम एक कंटेंट की बात करते हैं, दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर जो है नेचर ऑफ फ्लो को एस्टिमेट करता है। ये नंबर्स होते हैं जो कि नेचर ऑफ फ्लो को एस्टिमेट करते हैं। ये मान लीजिए पाइप है,
इस पाइप का डायमीटर d है, इसमें फ्लूइड जो फ्लो रहा है उसकी स्पीड v है, डेंसिटी रो है और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। तो रेनॉल्ड्स नंबर एक्चुअली रेशियो होता है इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स का, और इसका एक्सप्रेशन होता है रो वीडी अपॉन ईटा। रो डेंसिटी है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और v स्पीड है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से कम है तो फ्लो स्ट्रीमलाइंड है, ये आपको याद रखना है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम है तो फ्लो स्ट्रीमलाइंड होगा, और अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से ज्यादा हो लेकिन 2000 से कम हो तो फ्लो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट कन्वर्ट हो रहा है। और यदि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से ज्यादा है तो फ्लो टर्बुलेंट होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अगला कंटेंट लेते हैं विस्कोसिटी का, दैट इज पॉइज़ुलीज फार्मूला। पॉइज़ुलीज फार्मूला जो होता है वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम को मेजर करता है। इस फार्मूले के अंदर dv बटे dt वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम है, पाई अपॉन 8, p इज द प्रेशर अक्रॉस पाइप, r इज द रेडियस ऑफ पाइप, l इज द लेंथ ऑफ पाइप एंड ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब सिंस ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है इसलिए इसकी यूनिट बनती है मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब अगर मान लो मेरे पास दो पाइप हैं, उनको अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करूं तो उस कंडीशन में ध्यान रखिए रेट ऑफ फ्लो सेम रहेगी, लेकिन प्रेशर डिफरेंस दोनों पाइप्स के ऊपर डिफरेंट होंगे, और कॉम्बिनेशन पर जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो इंडिविजुअल प्रेशर डिफरेंस के सम के बराबर होगा। अगर हम पाइप को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इस कंडीशन में कॉम्बिनेशन के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस सेम रहेगा, लेकिन जो वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम है वो यहां पर जंक्शन पे डिवाइड होगी, लेकिन उनका डिवीजन कुछ भी हो, उन दोनों पार्ट्स के अंदर जो भी वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम है उसको सम करोगे तो आपको ओरिजिनल वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम मिल जाएगा। अब इस पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस देखता हूं। ए विस्कस लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू टू ट्यूब्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। Their lengths are L and 4L and radius R and 2R. Find ratio of pressure difference across the first and the second tube. ये पॉइज़ुलीज फार्मूला मैंने लिखा है यहां पर, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इक्वल टू पाई अपॉन 8 पी आर टू पावर 4 अपॉन ईटा एल। क्वेश्चन कहता है सीरीज में कनेक्ट किया तो फौरन समझ जाएं वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम सेम, पाई अपॉन 8 कांस्टेंट होता ही है, दोनों पाइप से एक ही फ्लूइड फ्लो हो रहा है इसलिए ईटा भी सेम हो गया है। अब बचा मेरे पास P प्रेशर डिफरेंस R की पावर 4 अपॉन L। तो मैं यहां प्रेशर डिफरेंस के लिए सॉल्व करता हूं इक्वेशन को, तो मुझे मिलेगा P प्रोपोर्शनल टू L अपॉन R की पावर 4। तो यहां से मेरा रेशियो बनेगा प्रेशर डिफरेंस का P1 बटे P2 इक्वल टू L1 बटे L2 इंटू R2 बटे R1 की होल पावर 4। अब प्रेशर डिफरेंस का रेशियो हो गया, फर्स्ट पाइप की लेंथ L है तो सेकंड की है 4L, फर्स्ट पाइप की रेडियस R है तो सेकंड की है 2R का होल पावर 4। सॉल्व करते हैं, रिजल्ट आता है 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए विस्कस लिक्विड फ्लोज एट ए रेट Q थ्रू ए ट्यूब ऑफ रेडियस स्मॉल r प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, ए प्रेशर डिफरेंस P develops across the ends of the tube. If the radius of the tube is doubled and the rate of flow also doubled, then find out pressure difference across the ends of the tube. देखिए वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम को थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं ये Q है, तो फार्मूला है पाई अपॉन 8 प्रेशर डिफरेंस R की पावर 4 अपॉन ईटा एल। अब देखिए यहां पर क्या क्या चीज कॉमन आ रही है, एक तो यहां पर ईटा कॉमन आ रहा है, दूसरा ट्यूब की लेंथ सेम है, तो यहां पर केवल चेंज आ रहा है एक तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम में, एक प्रेशर डिफरेंस में और एक रेडियस में। तो Q प्रोपोर्शनल टू P R की पावर 4 रेशियो बना देते हैं। फर्स्ट केस में वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम है Q, सेकंड केस में डबल कर दिया तो 2Q इक्वल टू फर्स्ट केस में प्रेशर डिफरेंस है P, तो सेकंड केस में होगा P2 फाइंड करना है। फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास जो रेडियस थी वो R थी, सेकंड केस में 2R हो गई तो पावर 4 हो गई। सॉल्व किया तो सेकंड केस में प्रेशर डिफरेंस हमें मिला P अपॉन 8, यानी फर्स्ट केस का 1/8 टाइम्स। देखिए यहां पर हमारा विस्कोसिटी का पार्ट कंप्लीट होता है। विस्कोसिटी में ध्यान रखिएगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स जो होता है या हम कहें जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो जाते हैं। जबकि गैसेस में उल्टा होता है मामला, गैसेस में टेम्परेचर बढ़ने पर डिफ्यूजन रेट बढ़ती है तो उनकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है।